आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए, आज हम लोग 3 अंडर सेक्शन सीखने वाले हैं। सर कौन कौन सा? एक सीखेंगे अंडर सेक्शन 144। 144 मीन सर आप लोग को याद होगा जब आप लोग को पढ़ाया गया था डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या पढ़ाया गया था बाबू? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, मतलब ऑडिटर डिसक्वालिफाइड कब कब होता है। उसमें से एक था कि ऑडिटर अंडर सेक्शन 144 सेक्शन 44 वाला सर्विसेज नहीं दे सकता। मतलब सर ये छीछी वाला सर्विसेज होता है किस केस में? एक ऑडिटर के केस में। ऑडिट करते दौरान अगर कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसके दौरान अंडर सेक्शन 144 वाला सर्विसेज नहीं दे सकता। अगर सेक्शन 144 वाला सर्विसेज देने का कोशिश किया अपने क्लाइंट को तो ऑडिटर डिसक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ऑडिटर उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा। समझ में आया आप लोगों को? प्लस अलग से पेनाल्टी भी देना पड़ता है। सर ये कब पढ़ेंगे? पेनाल्टी बताएंगे 147 में। नहीं रुक जाओ बाबू, अभी आप लोग कुछ मत कीजिए, आप लोग को बहुत कुछ बताने वाले हैं। फिलहाल जो लिखा हुआ है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 144, 145, 146 और कुछ पढ़ने वाले कुछ हिस्सा अंडर सेक्शन 143 का। लेकिन उसके पहले जल्दी से थोड़ा नोट कर लो तो बाबू, जल्दी से। एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मीन्स हम दोनों के लिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबू? इसलिए क्योंकि अब मैं ज़्यादातर बोलूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो ये बोर्ड पर लिखा हुआ था। अब चलो शुरुआत करते हैं हम। सर किससे शुरुआत करते हैं? सबसे पहले रिवीजन से। नहीं, रिवीजन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, जहाँ से पेंडिंग था। कहाँ से पेंडिंग था? 141 से आज रिवीजन को स्टार्ट करना है। लेकिन सर उसके पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? देख उसके पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं अंडर सेक्शन। ठीक है चल, लिखा हुआ है ना बोर्ड पर, यहीं पर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सबसे पहले सुन ले, अंडर सेक्शन जो 146 है ना, कौन सा अंडर सेक्शन? 146। अंडर सेक्शन 146 सर एक ही बार में खत्म होगा? हाँ खत्म होगा, क्योंकि छोटा सा है ना। ये अंडर सेक्शन 146 हम लोग को बताना चाहता है 146 के अनुसार, 146 के अनुसार एक ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाता है या किसी को ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, किसको किया जाएगा? हु इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द पास, स्वाभाविक है, पास द कंडक्टेड एंड रिलेवेंट एग्जाम बाय द आईसीएआई। जो सीए इंस्टीट्यूट एग्जाम लिया वो पास किया होगा तभी बोला होगा चार्टर्ड अकाउंट। लेकिन सिर्फ सीए नहीं होना चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तब वो ऑडिटर बन सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो अब ध्यान से समझना। तो ऑडिटर जो होता है ना, एक बात याद करना, कभी आप लोग को नोटिस पढ़ाया गया होगा लॉ में। लॉ में एक नोटिस था, आप लोग नोटिस पढ़े होंगे। नोटिस, मीटिंग के लिए नोटिस भेजा जाता है ना बाबू, यस और नो? हाँ। ये नोटिस किसको किसको भेजा जाता था? नोटिस भेजा जाता था मैड को। किसको भेजते थे? मैड। मैड मीन्स मेंबर्स, कंपनी का जो मेंबर्स होता था उन लोगों को नोटिस भेजते थे। ए से ऑडिटर, डी से डायरेक्टर। हो सकता है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा लेकिन सुनाई तो पड़ रहा है ना। मैड मीन्स एम से मेंबर को भेजेंगे, जो लोग कंपनी का मेंबर है। सर आप शेयर होल्डर क्यों नहीं लिखेंगे? भाई हो सकता है कंपनी शेयर इशू किया हो तो शेयर होल्डर्स होगा। अब बहुत सारा ऐसा भी कंपनी रहता है जिसमें मेंबर्स होता है लेकिन वो लोग शेयर इशू नहीं करता। मीन्स मेंबर्स को नोटिस भेजा जाता है, ऑडिटर को भेजा जाता है और डायरेक्टर्स को भेजा जाता है। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। जब जनरल मीटिंग होता है ना बाबू, इन लोगों को क्या भेजते हैं हम लोग? नोटिस भेजते हैं, पहले से इन्फॉर्म करते 21 दिन पहले, याद करो। मतलब सर क्या ऑडिटर्स के पास भी पावर है? मतलब ऑडिटर्स के पास मतलब नोटिस भेजा जाएगा? हाँ एकदम। और ऑडिटर्स के पास
ऑडिटर का ये ड्यूटी होता है ना कि वो देख भाई शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करेगा कि नहीं करेगा बात का बात है, जनरल मीटिंग का बात करें, बोर्ड मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग, वो बात का बात है। लेकिन ऑडिटर मीटिंग को अटेंड करता है। कब तक सर मीटिंग को अटेंड करेगा? नोटिस तो भेजा ही जाएगा, ऑडिटर्स को नोटिस भेजना कंपलसरी है। प्लस जब तक एग्जिम्प्टेड मीन्स कंपनी माफ न कर दे, ऑडिटर माफ मतलब छोड़ न दे कि ऑडिटर आप अगर मीटिंग आज का नहीं भी अटेंड करेंगे तब भी चलेगा, जरूरी नहीं है, आज नॉर्मल मैटर डिस्कस होने वाला, आप एजेंडा में पढ़ लीजिए, आपको नोटिस भेजा गया चुका है। मतलब अगर ऑडिटर बोलता है सर आज नहीं आएंगे कोई दिक्कत होगा क्या, और मेरा बात सुन लो ठीक है। और ऑडिटर के पास ना इसके अलावा क्या है सर, कैपेसिटी सुन ले क्या होता है कि अगर ऑडिटर कोई मीटिंग में नहीं जा पाता है, कोई मीटिंग में नहीं जा पाता है, चाहे तो अपने बिहाफ में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। याद करना जो मेंबर्स लोग रहता था, मेंबर्स अगर नहीं जाता किसको भेजता था? प्रॉक्सी को भेजता था। सर रिप्रेजेंटेटिव कौन भेजता था? कोई भेजता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, याद कीजिए, और कंपनी, कोई कंपनी अगर होता था तो। लेकिन ऑडिटर के पास भी ये पावर है। इसके साथ साथ ऑडिटर क्या भेज सकता है? अपना रिप्रेजेंटेटिव। मानते हैं ऑडिटर शेयर होल्डर्स नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है भाई शेयर होल्डर्स को, बहुत सारा बात बताना पड़ेगा, अच्छा बात डायरेक्टर्स लोगों के बारे में, क्या क्या डायरेक्टर्स हमारा कर्म मकान करके बैठा हुआ है, मेरा कंपनी ठीक से चल रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, ये सारा बात हम लोग किसको इन्फॉर्म करते हैं? शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मेंबर्स को। तो अगर ऑडिटर नहीं भी गया ना, लेकिन उसके जगह पर ऑडिटर के पास पावर है कि वो एक अपना साइन, मतलब एक लेटर में साइन कर कर ऑथोराइज करेगा किसको जाने के लिए? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को। सर क्वालिफाइड ना, सॉरी क्वालिफाइड देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखे, क्या लिखे? क्वालिफाइड ऑडिटर। सर ऐसा क्वालिफाइड ऑडिटर क्यों लिखा गया? देख बाबू, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हैं ना तो हमको लिखना पड़ता हूँ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हूँ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो दिक्कत हो जाता। क्योंकि भाई देख चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी लोग बन सकता है, लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं रहेगा वो तो ऑडिट नहीं कर पाएगा ना, या तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दें? क्वालिफाइड ऑडिटर। बहुत अच्छा बोला। ऑडिटर शेल हैव ए राइट टू हर्ट, मतलब बताएगा इन मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट, मतलब ऑडिट में वो क्या क्या देखा उसके ऊपर बहुत कुछ इन्फॉर्म करता है, विच आर डिस्कस इन जनरल मीटिंग। मतलब सर ये क्या बताता है कि ऑडिटर के पास फिलहाल इसका कहना है यहाँ पर कि ऑडिटर्स का ड्यूटी है कि वो मीटिंग अटेम्प्ट करेगा, मतलब नोटिस मिलना चाहिए, ऑडिटर के पास ये पावर या जो भी बोलना है बोल सकते हो कि वो मीटिंग को अटेम्प्ट करेगा। ड्यूटी सर क्यों बोले, पावर क्यों नहीं बोल रहे यहाँ पर? देख भाई ड्यूटी का मतलब होता है ना कंपलसरी, क्या होता है? कंपलसरी, या तो ऑब्लिगेशन बोल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्लिगेशन का मतलब सर देख, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, ध्यान से समझना भाई, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ना कि ये कर्तव्य है मेरा जो मेरे को निभाना पड़ेगा, मतलब ऑडिटर को जाना पड़ेगा। पावर बोलते हैं ना, पावर या राइट, तो इसका मतलब होता है ना ऑडिटर का मन जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। जैसे शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होता है जरूरी है कि मीटिंग में पहुंच जाता है नहीं, लेकिन इसीलिए पावर नहीं लिखा गया, ड्यूटी मतलब ऑडिटर को जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी दूसरे ऑडिटर को भेजना पड़ेगा जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज कुछ केस में कंपनी छोड़ देता है। ठीक है, सुनना, ऑडिटर का मन कर रहा है, एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर लोगों का जो मीटिंग होता है उसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग। हम बोर्ड मीटिंग में जाना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं, क्या ऑडिटर जा सकता है? नहीं, ऑडिटर के पास नोटिस भी जाएगा, सब चीज़ होगा, लेकिन कौन सी मीटिंग का? जनरल मीटिंग का। ऑडिटर बोर्ड मीटिंग में नहीं जा सकता, नॉट बोर्ड मीटिंग, क्योंकि वो डायरेक्टर का मीटिंग होता है। इतना छूट नहीं दे दिया गया ऑडिटर कि तुम डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाकर चला जाएगा, समझ में आया? तो ऑडिटर डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं जा सकता, वो जनरल मीटिंग में जा सकता है। कोई आपको अगर भांडा फोड़ना है तो आप जाइए जनरल मीटिंग में जाइए। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये बस बताया गया कि ऑडिटर का ड्यूटी होता है जनरल मीटिंग को अटेंड करना, नहीं तो अपनी जगह किसी और को भेज देना जो क्वालिफाइड ऑडिटर हो। ठीक है सर। सर सेक्शन 145 क्या बोलता है? छोटा छोटा है, अंडर सेक्शन 145 बोलता है कोई अगर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। कौन सा इफेक्ट? एडवर्स इफेक्ट। सर एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? देख, एक ऐसा ट्रांजैक्शन तुमको हम सच बताते हैं, जैसे कि ना एक सामान है जिसका दाम है 500 रुपया। कितना दाम है बाबू? 500 रुपया।
कितना दाम? 500। उसको पता है 5 रुपया में बेचा गया। कितना में बेचा गया? 5 रुपया में। तो सर क्या हुआ? कितना का नुकसान हुआ? सिर्फ कितना का लॉस हुआ बाबू? लॉस बताओ एक बार। सर लॉस तो सिर्फ 495 का ना हुआ तो क्या हो गया? इतना छोटा मोटा बात बताइएगा आप मीटिंग में। एक पीस का दाम बोल रहे हैं हम, एक पीस में 495 का लॉस हुआ है। ऐसा ना, ऐसा 10 करोड़ पीस बेचा गया। कितना बेचा गया? 10 करोड़ पीस। अब आप मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई। तुम खुद बताओ, ये कोई छोटा अमाउंट है? ये क्या बाबू कोई छोटा अमाउंट है? क्या अब समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट है? यस और नो? बहुत बड़ा अमाउंट है ना? तुमको नहीं लगता ये बात हम लोग को मीटिंग में बताना चाहिए? ये क्या हो रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में? 500 का चीज 5 में, एक पीस होता तो मान लेते। 10 करोड़ पीस बेच के आए हो, ये लॉस कौन देगा? देगा कौन लॉस? हद है। बताओ ये बात, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये बात शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता चलना कि नहीं चलना चाहिए? कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा। सर कैसे बताएगा? देख, एक होता ऑडिट रिपोर्ट। क्या होता है बाबू? ऑडिट रिपोर्ट। सर ये क्या है? ऑडिट रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। क्या देता है? ओपिनियन। अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, जो भी देना है दे दे। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन नहीं लिखा रहेगा कि ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ ओपिनियन लिख दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऑडिट रिपोर्ट में और भी बहुत ढेर सारा का बात लिखा रहता है। सिर्फ ओपिनियन दिया ठीक बात है भाई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा बात उसमें डिस्कस किया जाता है। क्या क्या सर? जैसे कि सेक्शन 145 बोलता है, अंडर सेक्शन, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ा है किसी ट्रांजेक्शन के कारण, गलत काम हुआ है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑडिटर उसके ऊपर जो क्वालिफाइड ऑब्जर्वेशन कमेंट दिया है, मतलब सर इसमें देगा नहीं भाई, ये देने का बात नहीं कहता। सेक्शन 145 बोलता है ना, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो मेरे कंपनी का ऑडिटर है, उसने जो मेंशन किया है, क्या मेंशन किया? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? इसको क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हुआ ना, ये नहीं क्वालिफिकेशन का मतलब मीन्स ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन भाई, इसका मतलब लिख ले, ऑब्जेक्शन। इस क्वालिफिकेशन का मतलब रिजर्वेशन, मतलब ऑडिटर रिजर्व में रखा है या ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन लगा रहा है वहाँ पर, बोल रहा है मेरे को आपत्ति है, आपत्ति इन सभी बातों पर। आपके कंपनी का जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ, कभी रेशियो में सीखा होगा बाबू नेटवर्थ, वो नेटवर्थ नेगेटिव चला जा चुका है। कंपनी ने अगर कुछ कमाया तो सिर्फ लॉस कमाया है। सुन लो, सुनो, आज सुनना पड़ेगा। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, नेगेटिव लिस्ट फॉलो कर रहा है। कैश माइनस में जा चुका है। जीपी रेट घट चुका है, मतलब रहा ही नहीं है, ऐसा हालत में है। एसेट्स कम दिख रहा है, लायबिलिटीज ज़्यादा हो रहा है। जो भी है, मतलब कुछ भी ऐसा अगर इफेक्ट लगता है कि कुछ घटनाक्रम जो नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा लगता है, मतलब मिस स्टेटमेंट, मतलब गलत दिख रहा है ऑडिटर को, गलत लग रहा है। समझ में आया? गलत लग रहा है, ऐसा मान के चलो। मिस स्टेटमेंट नहीं बोलते अभी, ये मान के चलो कि गलत दिखाई पड़ रहा है। तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट था ना, उसमें लिखा हुआ था। कौन लिखा था भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लिखेगा, सीए ही लिखेगा, लिख कर रखा हुआ था। लेकिन ये बात सेक्शन 145 लिखने का नहीं बोलता है, बोलता है ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्शन किया गया ना ऑडिटर के द्वारा, जो लिखा हुआ है, मेंशन है, वो ऑडिटर तो उस ऑब्जेक्शन को पढ़ के सुना। किसको? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को बता कि मेरा कंपनी में डायरेक्टर लोग क्या क्या हालत करके रख दिया है। लेकिन कब भाई? जब होगा तब, आपत्ति वाला बात रहेगा तब पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ने का जरूरत भाई जब रहेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? अब पढ़ेंगे कैसे? ऑडिटर पहले से लिख के रखा होगा ना। अब तुम बोलेगा सर, तो जो लिख के रखा ऑडिटर पहले से, ये कौन सा अंडर सेक्शन बोलता है? आगे चल के पढ़ाएंगे, सब आज ही पढ़ लेगा बाबू, आज रुक जा, उसके लिए अलग से सेक्शन आएगा। अभी काम है सिर्फ पढ़ के सुनाएगा ऑडिटर, क्या? जो उसके ऊपर ऑडिटर ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है वो पढ़ के सुनाएगा। ओ से ऑब्जर्वेशन लिख ले, ऑब्जर्वेशन मतलब जो देखा ऑडिटर,
अपनी आंखों से, जो देखा, जो दिखाई पड़ा ऑडिटर को, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जहाँ जहाँ मिला ऑडिटर को, कैसे फाइंड आउट किया, उसके ऊपर अपना कमेंट देगा ऑडिटर। क्या देगा? कमेंट देगा कि अगर यही हालत रहा ना तो एक कंपनी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, संभाल लो कंपनी को। बाकी डायरेक्टर को संभालना है कि क्या, वो आपका मर्जी। मतलब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, जो हम अपना ऑब्जेक्शन दिए हैं, इसका फर्क, असर क्या पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य का क्या होने वाला है, भविष्य बचेगा भी नहीं, है भी कि नहीं इस कंपनी का। शेयर होल्डर्स संभालो, इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ लिखने के लिए नहीं बोला गया था, आप लोगों को बताने के लिए भी बोला गया था। हमको पता है ये ऑडिट रिपोर्ट आप लोग सब देख रहे होंगे, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं देते या तो पढ़ते नहीं, इसीलिए मेरे को पढ़ के सुनाना पड़ रहा है। अंडर सेक्शन 145 बोला है आप लोगों को पढ़ के सुनाया जाए, समझाया जाए ये बात, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, ऐसे ही डायरेक्टर रखना है कि चेंज करना है, कि रीजन क्या है, उस चीज़ को, रीजन को ढूंढिए, क्यों ऐसा इफेक्ट आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बात क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट ऑडिटर का क्या है, इसके ऊपर मुझे क्या लगता है, क्या असर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसका, ये बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, मतलब पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आप आके खुद भी देख सकते हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत, आपके पास भी है, मेरे पास जो है वो भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में सब मेंशन है। ऑडिट रिपोर्ट आप लोग को लिखना भी सिखाया जाएगा, और क्या क्या होता है, कंटेंट्स क्या होता है, सब बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल सेक्शन 145 बोलता है कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ है उस ट्रांजेक्शन को, तो ये 3 बात शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में पढ़ के सुना दो, ऑडिटर बता दो। वही हम कर रहे हैं बाबू। सर और क्या, जल्दी से भाई, अगर कुछ नोट करना है तो कर ले, अगर नहीं किया तो बाबू इसके बाद मैं शुरू करूँगा जो पेंडिंग टॉपिक था। सर क्या क्या अभी शुरू होगा तो समझ में आ जाएगा क्या क्या। अब सुन ध्यान से, एक सेक्शन था ना 144। सर ये क्या होता है? इसको ऑडिटर की दुनिया में बोला जाता है छीछी वाला सर्विस, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अंडर सेक्शन 144 वाला सर्विस, समझ में आया आपको? अंडर सेक्शन 144 वाला सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दे सकता है। क्लियर? सर क्या क्या होता है इसके अंदर? भाई सुन ले, क्या क्या होता है सुन ले। इसके अंदर 8 तरह का सर्विस है। कितना तरह का है? 8 तरह का, जो अगर जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने जाऊंगा उस कंपनी को ये सर्विस नहीं दे पाऊंगा। कौन कौन सा? पहला सर्विस भाई, पहला सर्विस देखो, दिखाई दिया बाबू? पहला सर्विस नहीं, देखते हैं, दिखाई देगा, तुम लोग टेंशन मत ले। पहला सर्विस का नाम है मैनेजमेंट। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरा बात सुन सुन को नोट डाउन करो। कंसल्टेंसी सर्विस। सर दूसरा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। समझाएंगे बाबू, ये सब 144 में आता है। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिट।
एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, any other service prescribed by law. नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब तो दिखाई दिया बाबू। अब झूठ मत बोलो, इतना झूठ बोलोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और हम तो बोल बोल के भी तो लिखा रहे थे ना, तो आपको लिख भी लेना चाहिए था। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। सुनो, कितना सर्विस होता है? बोला गया 8 सर्विस है। कितना सर्विस? 8 ऐसा सर्विस है। कितना सर्विस बाबू? 8 ऐसा सर्विस है जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। 8 सर्विस किसके अंदर आता है? अंडर सेक्शन 144 के अंदर आता है। इसको कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं छिछी वाला सर्विसेज। आप लोग नोट कर लिए? बहुत अच्छा, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो इसे मैं पढ़ के सुनाता हूं। मतलब सर ये क्या है? इसका मतलब बोला गया माफिया। क्या? माफिया, MAFIA, माफिया आउटसोर्स इट्स इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या? ये मेमोरी ट्रिक है। ये है बाबू मेमोरी ट्रिक। मेमोरी ट्रिक को नोट कर लो। क्या है मेमोरी ट्रिक? माफिया आउटसोर्स इस इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या है? समझाते हैं बाबू। एम से क्या था? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करने के लिए गए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने के लिए गए हैं, वहाँ पर आप उन लोगों को कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कि कैसे मैनेज करना है, आप उसका एडवाइस नहीं दे सकते कि कौन से इंटरनल कंट्रोल कैसे मैनेज करना है, वो और भी चीज़ है। या आप किसी भी तरह का मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कोई भी आप एडवाइस नहीं दीजिएगा। किससे रिलेटेड? मैनेजमेंट सर्विस से रिगार्डिंग। समझ गया ऑडिटर? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। कौन सा? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सर ये क्या होता है? दूसरा वाला। भाई एक बात बता, जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर गलती, देखिए यहाँ पर इसका जनरल का लेजर पोस्टिंग गलत है, जनरल एंट्री गलत है। मैनेजमेंट सर आप ही लिख दीजिए ना, आप ही कर दीजिए ना, आप ही रेक्टिफाई कर दीजिए। तब क्या ये अकाउंट, तब तो ये अकाउंटिंग के काम में आ जाएगा भाई। ऑडिटर ऑडिट करने गया, एग्जामिन करना क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना मेरा काम है। हम एग्जामिन करेंगे, गलती होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट आपको बताया जाएगा, ना कि हम बैठ के उसको रेक्टिफाई करेंगे। आप कीजिएगा तब ठीक है, ओके रहेगा। अदरवाइज आप अगर उसको रेक्टिफाई नहीं कीजिएगा ना, तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स। समझ में आ गया? ये मेरा काम नहीं रेक्टिफाई करना, ये नहीं कर सकते। या तो उस कंपनी में अकाउंटेंट भी नहीं रह सकते, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉय। तब तो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। वही बोला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। मतलब किससे था? माफिया। एम से हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, ए से हो गया अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एफ से क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना। मतलब सर देखिए, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है ना कंपनी के रिगार्डिंग, ये क्या होता है सर? जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है ना भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा भी बहुत कुछ इसके अंदर कवर अप होता है। मतलब बहुत सारा चीज़ देख भाई, कुछ पार्ट बताते हैं, पूरा का पूरा नहीं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग का भी बहुत सारा चीज़ आता है। फाइनेंस सर ये क्या होता है? थोड़ा एक बार आप बता देते। देख भाई, फिलहाल बताने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, अभी टाइम लग जाएगा। ये सब अकाउंट्स का पार्ट है, मेरा नहीं है भाई, आगे बता रहे हैं। ये क्लास 11 में था, उसके बाद सेमेस्टर 1 में भी था, मीन्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में।
तो फिलहाल इतना समझ कि फिलहाल इतना समझ लें आप, कोई उपाय नहीं फिलहाल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा रहेगा। देख होता था इवेंट ट्रांजेक्शन भी रहता है इसके अंदर, बहुत सारा ऐसा इवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है, वो सब इसके अंदर रहता है। तो उसको कैसे डिजाइन करना है, उसको इम्प्लीमेंट, सिर्फ डिजाइन मतलब प्लान करने से नहीं होता, स्ट्रेटेजी बनाने से नहीं होता भाई। स्ट्रेटेजी का मतलब सर बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनानी है कि मार्केट में इसको कैसे, इस प्रोजेक्ट को उतारना है, कैसे उतारना है, लेकिन भाई इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जो चीज़ सोचे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में लिखा हुआ है, देखो भाई प्लान बनाना बहुत आसान है, हम लोग आए दिन प्लान बनाते हैं, कुछ भी हो जाए दिन भर में कम से कम तो ट्यूशन्स के अलावा 5 घंटा जरूर पढ़ाई करेंगे, सोचते हैं ना भाई। लेकिन तुम बता, अभी तो तुम्हारा ऑडिट का वीडियो भी पेंडिंग होगा, इसके पहले का मुश्किल से कर लिया होगा, बात का बात है, लेकिन टाइम पर तुम नहीं कर पा रहा है। बहुत कम स्टूडेंट होता है जो कर पाता है, मतलब दिन भर में शेड्यूल बनाए, आज दिन में कुछ भी हो जाए 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करेंगे। अब बता, बहुत अच्छा काम किया तुम, इस होना भी चाहिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए लोगों को। सुबह डेली 6 बजे उठ जाएंगे, ये सब क्या प्लानिंग है, तब मेरा काम ढंग से हो पाएगा। लेकिन क्या प्लानिंग तो बना लेता है भाई, कोई भी आसानी से बना लेता है, क्या इम्प्लीमेंट ढंग से हो पाता है? नहीं। अगर इम्प्लीमेंट तुम ढंग से कर लेगा तो ट्यूशन लेट नहीं आएगा, तुम्हारा सिलेबस टाइमली कवर अप हो जाएगा। तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है बाबू। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान बनाता है, लेकिन अगर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फेल हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन। ट्यूशन जब जाएंगे, पानी का बोतल भी बैग में रखेंगे, सैनिटाइजर भी रखेंगे, पेन भी रखेंगे, हाइलाइटर भी खरीद लेंगे, स्टिक नोट्स भी ले लेंगे, लेकिन सब पेंडिंग रह जाता है क्योंकि हम लोग प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जितना प्लानिंग में जोर देते हैं उससे ज़्यादा जोर हम लोगों को किस में देना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन में, नहीं तो जीरो हो जाएगा, जीरो। फिर क्या इंटरनल ऑडिट। देख भाई, हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो ऑडिट करने के लिए जाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो पूरा इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट करता है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? देख, जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बाबू, बड़ा बड़ा कंपनी, उसमें इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है। सर कब पढ़ाइएगा इंटरनल ऑडिट? जरूर पढ़ाया जाएगा, मे बी इसका अंडर सेक्शन है 138, जहाँ तक मेरे को याद है 138 आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये भी एक क्लास लगता है इसको पढ़ाने में, आप लोगों को सिलेबस में है, पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से क्या है, पूरा सिलेबस में दिया गया इंटरनल ऑडिट, सेक्शन 138 एक क्लास लगेगा, करेंगे। तो ये जो 138 है ना बाबू, ये 130 मतलब जो भी हो, मेरे याद तो ठीक से नहीं है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट क्या बताता है सर? ये बोलता है ना कि अगर मान ले कोई इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया, इंटरनल ऑडिटर अगर अच्छा से ढंग से ऑडिट कर देगा, तुम एक बात होता है, ढंग से ऑडिट कर देता है अगर, तो मेन ऑडिटर आएगा तो उसको कम काम करना पड़ेगा। तो हम बोले ना, एक काम कीजिए सर, अलग से का इंटरनल ऑडिट रखेंगे, आप ही मेरा इंटरनल ऑडिट कर दीजिए। मतलब देख, ऐसा बोला जाए इंटरनल ऑडिट का मतलब कि जैसे कि ना, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट। तो ना साल भर, मान के चलना साल भर एक ऑडिटर भी रख देते हैं, भाई तू ऑडिट करते रहना, जिससे मेन ऑडिटर जो आएगा ना, मेन वाला कब आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होने के बाद। वो जब आएगा ना, जब बुक्स ऑफ अकाउंट सब कंप्लीट हो गए, रेडी रहेगा, बन जाएगा, तो उसको हैरेसमेंट कम होगा, प्रॉब्लम कम होगा, हम लोगों को भी दिक्कत कम झेलना पड़ेगा, माथापच्ची कम होगा। तो हम बोले सर देखिए, इसको अलग से अपॉइंट करते, ये भी आप ही कर लीजिए, वो भी कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, हम दे देंगे, दोनों पैसा दे देंगे, एक ही आदमी रहेगा तो हैरेसमेंट कम होगा। बताओ बाबू, अगर इंटरनल ऑडिट रह जाएगा ऑडिटर, तो क्या बन जाएगा? कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ऑडिटर जब ऑडिट करता है उसके दौरान वो इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर सकता। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विस जानते हो क्या होता है? एक्चुरियल सर्विस का मतलब होता है ना, एक ऐसा सर्विस जो ना हमको एस्टिमेट करके बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। सर क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर बोलते हैं तुमको, हम छोटा से एक ही एग्जांपल देके आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि सपोज मान ले कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सा कंपनी है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वो कंपनी भी तो लोगों से प्रीमियम लेता है, तो बोलता है भाई अगर आगे, अगर आपके लाइफ को जीवन के, बोलता नहीं है भाई, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मतलब पैसा जो मैच्योरिटी वाला था वो तो हम लोग को मिल, देख जो पैसा तो डिपॉजिट करता है ना लाइफ इंश्योरेंस में, वो तुमको रिफंड मिल जाता है। अच्छा बात है, मिल गया। मान ले भाई आज हम जमा किए, 10 साल के बाद मेरा पैसा मेरे को रिफंड मिल गया विथ इंटरेस्ट।
इसके साथ साथ अगर मेरे को कुछ हो जाता है, कोई बीमारी अगर कुछ भी जिसके कारण से मेरा डेथ हो गया, तो कंपनी मेरे को क्या करेगा ना, एक बड़ा अमाउंट देगा। तो कंपनी अंदाजा लगाता है पब्लिक से कितना कलेक्शन आया भविष्य में चलकर। जो एक्चुअल सर्विस देता है भाई, ये लोग बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत एक्सपर्ट, मतलब बहुत कम ही लोग रहता है जो ये बन पाता है, और ज़्यादातर ये लोग फॉरेन में है, हिंदुस्तान में बहुत कम रहता है। उन लोग का एजेंट वगैरह रहता है ज़्यादातर, या तो वो लोग फॉरेन से ही सर्विस देते थे ऑर्गेनाइजेशन को। इतना एक्सपर्ट, इतना तेज होता है वो, मतलब इसको तुम अंगुली में गिन सकते हो। हिंदुस्तान में शायद 200 के आसपास हो, मे बी, कोई आइडिया नहीं मेरे को, शायद 200 लोग होगा, ऐसे ही कुछ आशा है मेरे को, और वो भी शायद फॉरेन में बैठा होगा। इन लोगों का मंथली इनकम करोड़ों में होता है। ये लोग बता देगा कि आगे चलकर एक अंदाजा के थ्रू, फार्मूला के थ्रू बहुत कुछ होता है, मैथ स्टैट्स बहुत कुछ लगता है कि कितना लोग जो LIC कराए ना उसमें से कितना लोगों का भविष्य में किसी कारण से डेथ क्लेम हो सकता है, ये बता देना एक अंदाजा से। अंदाजा एग्जैक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। वो कौन सा सर्विस है, एक्चुअल सर्विसेज है। क्या नाम और पता भी बता देगा ना, नाम पता नहीं, एक अंदाजा बताएगा कि मान लो 1 करोड़ लोग LIC कराए हैं, उसमें से कितना जन एस्टिमेटेड है, कितना % इसका भविष्य में ऐसा डेथ होगा जिसके कारण से कंपनी को ये पेमेंट करना पड़ेगा, डेथ क्लेम देना पड़ेगा। नाम एड्रेस बताना संभव नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, मतलब कंपनी, हे कंपनी तेरा ऑडिट कर लिए, तेरे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना बताएगा। कहाँ सर बताइए ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। ये CA का काम नहीं है भाई। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं मिलेगा। एनी अदर सर्विस प्रेस्क्राइब बाय लॉ का मतलब अभी तक तो इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब 7 तो सर्विस बोल दिया, बोला आगे चलकर अगर लॉ मेकर, लॉ वाला बोलता है कि ऑडिटर इसके अलावा भी कोई ऐसा सर्विस है जो तू नहीं दे सकता, तो हम लोग नहीं दे सकेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब वो अभी प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन आगे चलकर किया जा सकता है। तो क्या हम लोग का कोड था, माफिया आउटसोर्स इन्वेस्टमेंट। देख, M से मैनेजमेंट सर्विस, A से एक्चुअल सर्विस, F से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तुम जोड़ देना डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, I से इंटरनल ऑडिट, A से क्या होगा, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आउटसोर्स का मतलब होता है रेंडरिंग, रेंडर करना सर्विसेज को। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से याद आ जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट इन एडवाइजरी, क्या था, एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सर्विस, और नहीं तो इन्वेस्टमेंट से एडवाइजरी सर्विस। आउटसोर्स में से याद रखना रेंडरिंग, रेंडर करना। कौन सा, रेंडरिंग बैंकिंग सर्विस नहीं कर सकता। अलग से अभी तक तो 144 नहीं पूछा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, या जो भी आप लोगों का यूनिवर्सिटी है जिन लोगों का, नहीं इसका मतलब है नहीं पूछेगा। आप लोगों को बुक में दिया हुआ पढ़िएगा, पूछ दिया तो टाई फीस, तो सिलेबस में पढ़ के जाइए। लेकिन हाँ, अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। और उसके अंदर था ना 144, सर ये खत्म, मेरा बात और सुन ले, 144 में बोल दिया गया है, ऑर्डर खुद नहीं दे रहा है, भेज दिया अपने रिलेटिव को, अरे हम नहीं है, मेरे पापा को क्या है, मेरी जगह मेरे पापा रख के दे देंगे, क्या दिक्कत है, काम हम ही करेंगे, पैसा उनको दे दीजिएगा। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आप अपने रिलेटिव को या पार्टनर को भी ये सर्विस देने से रोकिएगा, नहीं तो आपको ऑडिट करने नहीं देंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 144 वाला सर्विस नहीं मिलना चाहिए कंपनी को। चलो बताओ बाबू, ऑडिटर टैक्सेशन, कंपनी जो है ना, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी, वो ना टैक्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड एडवाइस मांग रहा है ऑडिटर से। ऑडिटर बता टैक्स कैसे कम करें, क्या ये सर्विस दे सकता है ऑडिटर। पढ़ लो, पढ़ ले। टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस देने सकेगा ऑडिटर, है क्या इस लिस्ट में, नहीं है, मतलब दे सकता है। लेकिन आप लोग का अंतरात्मा दिन बोलता होगा सर यहां भी रोक लगाना चाहिए, ये रोक जल्दी लगने वाला है। अभी तक नहीं लगा लेकिन लगेगा, क्योंकि यहां भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। लेकिन अभी दे सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉ नहीं आया अभी तक, रेस्ट्रिक्शंस लगने दो। और सुन 144 क्या बोला, सुनना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे सुनना पड़ेगा। 144 बोला ना, सपोज मान लो ये कंपनी है, कंपनी का नाम सर वाई लिमिटेड, क्या नाम है बाबू, वाई लिमिटेड। अगर तुम इसमें ऑडिट करने जा रहा है ना, ऑडिट
इसका करने जाना ना भाई, किसमें, वाई लिमिटेड में। अगर तुम ऑडिट करने के लिए जाना चाहता है, अगर इसका कोई होल्डिंग कंपनी, क्या है भाई, होल्डिंग एच लिमिटेड, ये है होल्डिंग, इसमें भी सेक्शन 144 वाला सर्विस नहीं दे सकता है, नहीं देने सकेगा। सुन लो, इसके नीचे मान ले कि ये है सब्सिडियरी, क्या नाम है, एस लिमिटेड, इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी, इसमें दे सकता ना। अगर इसका ये सब्सिडियरी है, किसका, वाई का, वाई का, तो सर वाई, भाई देखो वाई इसका सब्सिडियरी है नो डाउट, लेकिन वाई का भी तो कोई सब्सिडियरी, जैसे वाई का ये होल्डिंग 51% खरीद के रखा है, वाई भी एस का खरीद के रखा है, कितना, 51%, तो एस वाई का क्या हो गया, सब्सिडियरी, और वाई एस का क्या हो गया, होल्डिंग। तो तुम इसमें भी 144 वाला सर्विस नहीं दे सकता ऑडिटर, सुन लिया ना। तो होल्डिंग में नहीं देगा और सब्सिडियरी में नहीं देगा, एसोसिएट्स कंपनी में दे सकता है। अब समझ में आया भाई, ध्यान रखना, कहीं एसोसिएट्स कंपनी आता है और कहीं नहीं आता है। 144 में एसोसिएट्स कंपनी नहीं है, यहाँ बोला होल्डिंग को सर्विसेज नहीं देगा 144 वाला, और सब्सिडियरी को नहीं देगा। चलिए अब एक लास्ट काम, हम लोग अंडर सेक्शन 141 को रिवाइज करते हैं कि और भी कुछ पढ़ लें। अच्छा, स्टूडेंट बोल रहा है सर और भी कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप रिवाइज करा दीजिएगा, ठीक। अब क्या करें, जैसा स्टूडेंट की इच्छा। तो सुन, एक काम करते हैं हम लोग ना, एक अंडर सेक्शन 143 बाहुबली अंडर सेक्शन है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे, आज नहीं खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास खत्म होगा, लेकिन आज पढ़ेंगे। कौन कौन सा, 143 सबसेक्शन 1, कौन सा सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 143। सर किसके ऊपर है ये ऑडिटर का ना राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है, या तो पावर्स एंड ड्यूटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ये ऑडिटर क्या बताने वाला है, पावर्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में। तो सुन ले, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोलता है, जो पावर्स होता है ना, पावर्स का मतलब क्या होता है, पावर्स का मतलब, जैसे कि एक बात बता, क्या मेरे पास ये पावर है कि चाहूंगा तो मैं किसी भी स्टूडेंट को क्लास से हटा सकता हूं, यस और नो, लाइव हो चाहे वीडियो हो, ये मेरे पास पावर है कि नहीं। रिफंड उफंड का बात है भाई, पहले ही बता, मेरे को लगता है हटा देना चाहिए, क्या मेरे पास ये पावर है कि हटा सकते हैं, चाहे तो रख भी सकते हैं, मतलब मेरा मन करेगा तो उसको क्लास करने देंगे, मन करेगा तो उसको हटा भी सकते हैं। ये क्या है, ये पावर है, इसको तुम राइट भी बोल सकते हो। ड्यूटीज़ का मतलब होता है ना, मेरा मन बोलने से नहीं होगा, ड्यूटी है तो मेरे को निभाना पड़ेगा। जैसे कि भाई मान ले कि एडमिशन बहुत कम बच्चा लिया, सपोज हम मान के चलते हैं सिर्फ इस बार एडमिशन आया 30 बच्चा का ऑडिट में, बोला सिर्फ 30 ही बच्चा बोला कि सर हम आपसे ऑडिट पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग ना करें। क्या 30 बच्चा के लिए भी मेरे को क्लास देना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो भी मीडिया में हम वादा किए हैं, क्या मेरे को देना पड़ेगा? हाँ, ये मेरा क्या है, ड्यूटी। मतलब सर स्कूल में जो टीचर होता है पढ़ाने के लिए आता है, उसका क्या है, ड्यूटी। स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े उसको आना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा, क्लास में इंटर करना पड़ेगा। लेकिन किस स्टूडेंट को क्लास करने देना है, किसको नहीं, ये उसका क्या आ जाता है, पावर। उसके पास ये पावर दिया गया है भाई। तो उसी तरीके से ड्यूटीज मीन्स ऑब्लिगेशन, पावर्स का मतलब समझ जा, राइट। तो ऑडिटर के पास सर कैसा कैसा राइट है या तो पावर। फिलहाल देख भाई, राइट बहुत सारा है, लेकिन मेन 2 राइट है। कितना मेन राइट है, मेन 2 राइट है, इसके अलावा भी अदर राइट होता है, बाद में पढ़ाएंगे। 2 राइट कौन कौन सा है सर, देख भाई 2 राइट क्या कौन सा है। पहला राइट सुन ले, पहला राइट बोला गया राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये राइट है कि वो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मतलब उठा सकता है। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस से भी जाकर देख सकता है, या एनी अदर ऑफिस ऑफ द क्लाइंट। अगर उसका ब्रांच के भी ऑफिस में पड़ा है ना, वहां से भी लेके आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रिंसिपल ऑडिटर रहेगा, मेन ऑडिटर रहेगा, उसके पास इतना पावर है भाई।
रजिस्टर्ड ऑफिस में है तो ठीक है, या एनी अदर ऑफिस में रखा गया है, तब भी सीए को तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं कर सकते। ये क्या है? पावर है, पावर है सीए के पास। समझ में आया? हाँ, रोक लगाया तो डिस्क्लेमर वाला ओपिनियन डाल देगा, तब समझ जाना ह्यूज लिमिटेशन अगर हुआ तो। बस सर, बहुत अच्छा सर। और क्या? सुन भाई, और सुन। राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट या तो TCWG। सर ये क्या होता है बताएंगे? अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट से, या तो TCWG का मतलब डोर्स चार्ज विथ गवर्नेंस। इसमें ना कुछ स्पेशल लोगों को, खास लोगों को रखा जाता है, विशेष लोगों। इसका एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 260, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। डोर्स चार्ज विथ गवर्नेंस आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम जानते हैं आप लोग काफ़ी जोश में, लेकिन पूरा ज्ञान मिलेगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। ये ऐसे में आएगा 260 में, डोर्स चार्ज विथ गवर्नेंस। फिलहाल सुन लो, इन लोगों से अगर ऑडिटर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस इन्फॉर्मेशन को लेने से रोक नहीं सकता है। ये ऑडिटर के पास राइट है, राइट। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऑडिटर को देना पड़ेगा। कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। मतलब दो क्या हो गया? राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, और किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट ना, सब्सिडियरी का भी चेक करेगा। समझ में आया? इतना राइट है, होता है ऐसा चाहे तो। और राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG। बात सर, इतना राइट? हाँ, इतना राइट दिया गया। किसको? एक चार्टर अकाउंटेंट को। अब हम लोग ड्यूटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? ड्यूटीज। चलो शुरुआत करते हैं ड्यूटीज का। अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में 2 पावर था, मैंने 2 राइट, ये आपको याद कर लेना है। ओहो मिट गया, ठीक, कोई बात नहीं। सर इसका ड्यूटीज क्या क्या है? सुन भाई, ड्यूटीज को लेकर बोला गया ना, ऑडिटर को 6 बात बताना पड़ सकता है, मैंने कंपलसरी नहीं है। 6 ऐसा घटनाक्रम का नाम बताने वाले हैं आप लोगों को। अगर इसमें से कंपनी में एक भी घटना हुआ है, एक भी ऐसा कुछ हुआ है, तब ऑडिटर ये बात शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगा। एक बात घटना होगा तो एक बात इन्फॉर्म करेगा, 2 होगा तो 2। 6 ऐसा मैटर है जो ऑडिटर को ध्यान रखना है। अगर इसमें से एक भी ऐसा गंदा घिनौना काम अगर मैनेजमेंट करके बैठा है, डायरेक्टर लोग, तो हम लोग शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में इन्फॉर्म करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या आपका डायरेक्टर लोग करके बैठा है आपके कंपनी को दिवालिया निकालने के लिए। अगर नहीं किया तो बताने का जरूरत नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करने का जरूरत नहीं है। अभी बात है सिर्फ बताने का। बताएं कि नहीं बताएं भाई? अगर ऐसा कर्मकांड किया है तो बताओ, नहीं किया तो बताने का जरूरत नहीं है। क्यों झूठ मूठ के बोलेगा? जैसे ही समझाते हैं भाई, समझा रहे हैं, टेंशन मत लें। अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, क्या है? क्लॉज ए क्या बोला? गिवन लोन और एडवांस विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी। चलो बोला, अगर आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन लोन एडवांस देके बैठा हुआ है, आउटसाइडर को, बाहर के लोगों को बांट रहा है, और सिक्योरिटीज के नाम पर या तो लिया ही नहीं है, या तो लिया तो है लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है। 1 करोड़ का लोन दिया, 1 करोड़ का, और पता सिक्योरिटीज कितना? 1 लाख का लेकर बैठा है। बोला बोल देंगे शेयर होल्डर को, सिक्योरिटी वाला है, मॉर्गेज वाला लोन लिए दिए हैं, ऐसे नहीं दिए। लेकिन तुम बता, कल को दिवालिया हो गया, बैड डेप्ट हो गया, बेचकर कितना मिलेगा? 1 लाख, 99 लाख का लॉस चलेगा मेरा कंपनी। पैसा खैरात में आता है। ये बात हमारे शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए।
अगर ऑडिटर में ऐसा, अगर डायरेक्टर लोगों ने ऐसा कर्मकांड किया या हमारे मैनेजमेंट ने, तो ये बात हम लोग शेयर होल्डर्स को बताएंगे। कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा। किसको? शेयर होल्डर को। किसके बारे में? कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट के बारे में। नहीं किया तो बताने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है कि नहीं डायरेक्टर अच्छा है, ये सब कर्मकांड नहीं किया, ना, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। अगर किया है तब ये बात बताओ, अदरवाइज। आवाज है भाई, क्या पूरा लिखें? सब क्लॉज बी बोलता है बुक एंट्रीज। आपको पता है बुक में कैसे एंट्री पास किया गया है? ये लोग बुक्स ऑफ एंट्री के नाम पर, कि बुक्स ऑफ जो अकाउंट मेंटेन किया है ना, उसमें बोगस एंट्री पास किया। कौन सी एंट्री? बोगस। ये सब लिखेगा तब भाई एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। बोगस एंट्रीज। बोगस एंट्रीज का मतलब फेक एंट्रीज, फिक्टिशियस एंट्रीज पास किया है। वर्कर है ही नहीं है, बोलता है वर्कर्स को पेमेंट हो गया, फिक्टिशियस वर्कर है, घोस्ट एम्प्लॉय है, घोस्ट एम्प्लॉय, डमी एम्प्लॉय है, डमी वर्कर, जो है नहीं। पेमेंट हो जाता है इन लोगों का हर एक महीना, चल जाता है और कैश में पेमेंट करता है। सुन लो, नहीं जानते हो तो आज ये बात आप लोग को बताना जरूरी था, इसीलिए बता दिए। डायरेक्टर को रखना है कि नहीं रखना, वो आप लोग समझिए। रखोगे? सिर्फ बुक है, बुक में एंट्री नहीं है, बोगस बोगस एंट्री लगा कर बैठा हुआ है ये लोग। समझ में आया? ऐसा ऐसा लोगों को आप लोग डायरेक्टर बनाए। सेल्स होता नहीं, कर देता है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। क्या बोलेंगे? पकड़ाया इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को। क्लॉज सी में क्या बोलता है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बाबू? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बगल में ऐसा लिख देना सिक्योरिटीज, बगल में लिखना सिक्योरिटीज बिलो कॉस्ट। बिलो कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये लोग बताएं, ऐसा रद्दी रद्दी कंपनी में पैसा लगाया, मानो कि क्या हम बताएं, जो कंपनी टिकने वाला नहीं था, बिकने वाला था, बिकने वाला, वही हालत में आ गया है। लगाया 10 लाख, दाम हो गया 2 लाख। किसका? सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, डिवेंचर्स का, बॉन्ड्स का। सिक्योरिटीज का मतलब यही होता है। जब जानता था कि नया नया कंपनी है, उसका कोई ढंग का वजूद नहीं, अरे 1-2 ठो घटना होता तो होता, फिर वो भी हम बताते। अगर 1-2 ठो घटना है तो बताना पड़ेगा भाई, ऑडिटर का ड्यूटी है। ऐसा ना, ये लोग 50 जगह इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। लगता है कंपनी को उठाने के लिए, डुबाने के लिए लोग आया है, भेजा गया किसी के द्वारा। अब बोलता है डायरेक्टर है। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। समझ में आया? डूबेगा, समझना। अच्छा बताओ, हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। क्या बेचे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 1 करोड़ में, हमारा कंपनी खरीदा था 1 करोड़ में, बेचे हैं 1.5 करोड़ में। कितना का प्रॉफिट हुआ? 50 लाख। क्या ये बात शेयर होल्डर को बताया जाएगा अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में? ना, ये तो अच्छा बात है, अच्छा बात नहीं बताते हैं, गंदी बात जो रहेगा ना वो हम लोग शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे। क्लॉज सी बोलता है जब बिलो कॉस्ट, जितना हम खरीदे थे उससे कम में बिकेगा तब ये बात बताओ। अच्छा बता, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा गया है बिलो कॉस्ट, 1 करोड़ में खरीदे थे 80 लाख में बेचे, ये बात बताएंगे? नहीं। यहाँ क्या बोला गया? सिक्योरिटीज, इसीलिए लिखा दिया ना ब्रैकेट में, सिक्योरिटीज वाला खाली मेंशन करना है भाई यहाँ पर। तो अब समझ में आया ऑडिट में मार्क्स क्यों डिडक्ट होता है। ये सब तुम लोग नहीं देगा, बस मार्क्स मिलेगा कैसे बाबू? इतना नोट कर। और 3 बात है, 6 ठो ड्यूटी है, 3 ठो ड्यूटी लिखा दिए, 3 ठो और लिखने वाले हैं, लिख। चलो 3 हो गया ना।
और 3 लिखते हैं। क्या है? अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 अब क्लॉज डी में आते हैं। सर ये डी क्या है? डी बोलता है ना, क्या क्या पता है भाई, बाहर के लोगों को ना लोन एंड एडवांस दिया। क्या दिया? लोन एंड एडवांस। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में क्या दिखाना चाहिए? दिए, लिए नहीं है, दिया गया है, दिया है लोन एंड एडवांस, एसेट्स में दिखाया। टेकन नहीं है भाई, गिवन है। टेकन होता था इसमें, लोन टेकन आता है लाइबिलिटीज में, दिखाया एडवांस में। लेकिन किस नाम से पता है? डिपॉजिट के नाम से। क्या डिपॉजिट? क्या हम लोग डिपॉजिट दिए? कौन सा डिपॉजिट? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है, ये दिखा रहा है। इन दोनों में अंतर है। सर क्या अंतर है? ध्यान से सुन भाई, क्या अंतर है? सुन ले। एक बता, जो मकान मालिक को हम लोग रहने के लिए कहीं पर घर पे रहते हैं, उन लोगों को क्या देते हैं? लोन लिखाता है एग्रीमेंट पेपर पे, लेता है ना एडवांस। मकान मालिक को एडवांस नहीं रहता, अच्छा से पढ़ना अच्छा से। क्या लेता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ में आया? सर इसमें क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में? सिक्योरिटी डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है भाई, देखना विदाउट इंटरेस्ट लिखा रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये बोल रहा है ना, मतलब दिया है लोन एंड एडवांस और तुम्हारी दर्शाया जा रहा है, क्या पता है कि डिपॉजिट। जिससे पब्लिक पूछेगा ना, तो हो सकता है कि कहीं पर कोई काम करने के लिए किसी कारण से जमा रखा होगा पब्लिक में, मतलब जमा कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ा होगा, कंपनी से पैसा गया है। अब तू बता, इंटरेस्ट का पैसा हम लोग को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? अपना जान पहचान का दे दिया होगा। इंटरेस्ट का लॉस मतलब कंपनी का लॉस कराने के लिए बैठा है थे डॉक्टर लोगों को। देख भाई, ए और डी में डिफरेंस है। ए में लोन एंड एडवांस क्या था? दिए थे विदाउट सिक्योरिटीज, वो बोलता था ए। ये बोलता है ना लोन एंड एडवांस तो दिया है। देख, ए में लोन एंड एडवांस दिखाते थे बैलेंस शीट में, एसेट्स में लोन गिवन लोन एंड एडवांस, लेकिन क्या था? विदाउट सिक्योरिटीज था। ये तो लोन एंड एडवांस दिखाता ही नहीं है, लोन एंड एडवांस को डिपॉजिट दिखाता है। कौन सा क्लॉज बोला? क्लॉज डी बोल रहा है। जब क्लॉज डी ये बात हम लोग को बोलेगा, क्लॉज डी हम लोग को ये बात बोलेगा, तो ये बात हम लोग को बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को, आपके साथ धोखा हो रहा है, धोखा। अब है ई। सर ये क्या होता है? ई का मतलब होता है ना एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस का मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस वो लोग किया है, अपना बच्चा लोगों का स्कूल फीस पेमेंट किया, ट्यूशन फीस पेमेंट किया, एनी अदर एक्टिविटी में पेमेंट किया, स्पोर्ट्स में पेमेंट किया, और दिखा करना क्या क्या पता है? हमारे कंपनी में चार्ज टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में दर्शा दिया बिजनेस के खर्चा के रूप में। ये बात पकड़े हैं, ऑडिटर पकड़ लिया इस चीज को। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? डायरेक्टर को कंपनी चलाने के लिए रखे हैं, किन लोगों को बच्चा को पालने के लिए रखे हैं? क्या करेगा डायरेक्टर? कंपनी चलाएगा कि बच्चा पालेगा? अपना बच्चा पालने वाला खर्चा दिखाएगा यहाँ पर। आज तो भांडा फूट कर रहेगा, फूटेगा भांडा। किसका? कंपनी का। किसके सामने? शेयर होल्डर्स के सामने। कौन फोड़ेगा? ऑडिटर फोड़ेगा। ऐसा हुआ है, पर्सनल खर्चा को बिजनेस खर्चा के रूप में दिखाते। बताओ, ये बात नहीं बताना चाहिए? अगर हुआ है तो बताओ, नहीं हुआ तो बताने का जरूरत नहीं है, अगर आपका डायरेक्टर अच्छा है तो। एफ। सर एफ से क्या होगा? एफ से बोला गया ना, अगर शेयर्स इशूड इन कैश, अगर कैश में इशू है, किस में इशू हुआ है? कैश में। तो अगर कैश में इशू हुआ है तो ये बात अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन कब? अभी नहीं, ऐसे नहीं इन्फॉर्म करना है। इशू तो कैश में किया, लेकिन अगर वो फिक्टिटियस है, मतलब बोल रहा है कैश में इशू हुआ है लेकिन हुआ ही नहीं, शेयर्स इशू हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ। भाई सुन, ये बोलता है कोई फिक्टिटियस नाम है, ठीक है ना, बोल रहा है कैश में इशू हुआ है लेकिन कैश में इशू हुआ ही नहीं शेयर्स। अब ये सब नहीं होता, क्योंकि अब वो लोग डायरेक्ट अकाउंट में लेता है पैसा, लेकिन एक समय होता था। अगर हुआ है तो ये बात शेयर होल्डर्स को बताओ। और ये बात पहले भी नहीं बोला जाता था, पता है कब से शुरू हुआ ये सब नाटक? कब बताते हैं उनको, क्यों लाया गया? आप लोगों को पता होगा सुब्रतो राय का नाम। सुब्रतो राय कौन है? सहारा कंपनी के प्रमोटर है, पता है ना आप सभी को, सहारा कंपनी के। आपको पता होगा कि जेल में है। सर कारण क्या है उसके पीछे? क्या हो गया? उन लोगों के साथ धोखा किया? नहीं, पहले मेरा बात तो सुनो, किया क्या है।
क्या किया, तो एक सुब्रत रॉय के पास तो बहुत पैसा का कोई कमी नहीं है, घर बिल्डिंग माल सब है भाई उसके पास। अब प्रॉब्लम क्या था ना, उसके पास ह्यूज ब्लैक मनी था। अब उस ब्लैक मनी को उसने वाइट करने के लिए क्या किया कि कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है भाई, हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं बाबू, हाँ पहले देख रहे, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा काम के लिए, तुम लोग नोट कर ले। हाँ सुन, बैलेंस शीट जो बनता है ना, बैलेंस शीट में अगर शेयर्स इशू होता है तो कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में, यस और नो, शेयर कैपिटल में दिखाते हैं, इधर दिखा दिया, ठीक है ना। और ये पैसा कहाँ आ गया, कैश में आ गया, यहाँ पर हाँ कैश में आ गया, यहाँ पर शेयर कैपिटल में दिखा दिया। अब घटनाक्रम को सुनो, घटनाक्रम अब देख मैच करिए ना, पहला बैलेंस शीट, शेयर इशू हुआ तो यहाँ दिखा देंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैश का पैसे यहाँ दिखा देंगे। अब सुब्रत रॉय के पास ह्यूज ब्लैक मनी था, मतलब है अभी भी होगा, तो वो पैसा को सर वो क्या करता, उस पैसा को उसने क्या किया ना, एडवाइज लिया अपना, जो भी उन लोगों का CA जो लोग भी उन लोगों का एक्सपर्ट था, और भी जो लोग होंगे लॉयर्स वगैरह, वो लोग एडवाइज किया कि एक काम करो, तुम ये सारा का सारा पैसा को ना तुम शेयर कैपिटल के रूप में यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। और ये तो लाइबिलिटीज है, और ये इनकम थोड़ी ना है भाई, ये इनकम नहीं, ये लाइबिलिटीज है। और यहाँ पर फिक्टिटियस नाम डाल देना कि इस कंपनी शेयर्स इशू किया है, फिक्टिटियस नाम, काल्पनिक शेयर होल्डर रहेगा। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है 30% समथिंग, और भी बहुत सारा लगता है भाई, अलग से बहुत कुछ लग जाता है, हम नॉर्मल बात करें। ये मैंने तुम्हारा ब्लैक का पैसा वाइट भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, आस्ते आस्ते ये ट्रांजेक्शन बढ़ा देना है। लेकिन सुब्रत रॉय का एडवाइस तो ठीक दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से हुआ बताते हैं। अब उसको शौक चढ़ा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को लिस्टेड करने का, लिस्टेड का मतलब सर स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर सिक्योरिटीज परचेज सेल होगा। उसका एडवाइजर लोग एडवाइस किया, एक काम कर, तुम अपना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा ले। वो लिस्टेड कराने गया किसके पास, कौन करता भाई, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब घटना सुन क्या हुआ, जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में गया ना, वो उन लोगों से डिटेल्स मांगा, वो लोग सारा डिटेल्स देते गया, मतलब सारा डॉक्यूमेंट भेजते गया, फिक्टिटियस नाम वगैरह सब भेज दिया। बोला कौन इतना चेक करेगा दुनिया भर का डॉक्यूमेंट। लेकिन सेबी ने यहाँ पर चीज को पकड़ लिया। अब सुब्रत रॉय को लफड़ा यहाँ से शुरू हुआ, वो और डिटेल्स मांगना शुरू किया, और डिटेल्स, कौन, सेबी सहारा से। वो बोला रहने दीजिए, अब हमको लिस्टेड नहीं कराना है, रहने दीजिए, ना कराना है ना और हमको डॉक्यूमेंट देना है, झमेला खत्म। अब तो तू आ तो गया भाई सेबी के पास, अब वो ऐसे ही छोड़ा नहीं, अब उस चीज़ को पकड़ लिया, ठीक है तेरे को लिस्टेड नहीं कराना लेकिन तुमको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो मत करा लिस्ट, लेकिन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सहारा मना कर दिए। ये केस ये कहाँ पर, कोर्ट में हुआ, बार्गेनिंग लॉयर वगैरह से सब चीज़ चला। अब सेबी प्रूव नहीं कर पा रहा है इस बात को कि ये जो नाम है ये फिक्टिटियस नाम है, एक काल्पनिक नाम है, ये शेयर होल्डर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या आया, अब सर क्या हो, ये जब प्रूव नहीं कर पा रहे, उसका ब्लैक मनी लगा हुआ है, तब तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कोर्ट एक जजमेंट दिया, बोला सहारा तुम्हारे यहाँ पर जिन लोगों को, जिस शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है ना, या जिन लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट है बॉन्ड्स वगैरह में, उन लोगों का पैसा रिफंड करो उन लोगों का पैसा रिफंड करो, झमेला खत्म करो, यहीं पर रिफंड होना चाहिए बस। कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट डिसीजन दे दिया। अब बता भाई, मान ले प्रॉपर्टी बेचने का तो बेच देगा, सब चीज सेल हो जाएगा, लेकिन पैसा रिफंड किसको करेगा, कैसे करेगा रिफंड। केस यहीं फंसा, इसलिए प्रॉपर्टी लाख नीलाम हो जाए, लेकिन बेचेगा देगा किसको भाई पैसा, तू ही बता। इसीलिए केस यहाँ पर फंस गया। बोलकर आस्ते आस्ते वो लोग काल्पनिक नाम को मतलब बहुत माथापच्ची कर के, क्योंकि कैश में है ना, कैश में है, और उस समय वो लिस्टेड था नहीं, मतलब जो शेयर्स वगैरह का डॉक्यूमेंट था ना वो डिजिटल नहीं था, वो फिजिकल भी चलता था, फिजिकल मतलब पेपर फॉर्म में, तो बनाकर डुप्लीकेट वगैरह आस्ते आस्ते सेटल किया जा रहा है। मतलब सर क्या बताना चाहता है, अब बताता है ये ऑर्गेनाइजेशन कि एक बार होना था, हो गया ऑडिटर, भविष्य में दोबारा ना हो जाए, इसीलिए अगर कैश में इशू हुआ है, कैश में अगर इशू हुआ है शेयर्स, तो चेक कर लेना कि कहीं वो नाम फिक्टिटियस तो नहीं है।
अगर है तो ये बात शेयर होल्डर्स को बताओ। मतलब सर 143 में पावर्स कितना था, 2 था। कितना पावर्स था, 2। ड्यूटीज कितना है, 6। कितना ड्यूटी है, 6। कौन कौन सा ड्यूटीज है सर, अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी ई एफ, 6 तो ड्यूटी है। कौन कौन सा, ए से एडिक्वेट सिक्योरिटीज, याद है, ए से एडिक्वेट सिक्योरिटीज। विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटीज अगर लोन एंड एडवांस दिया तो ये बात शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या तो सिक्योरिटीज जमा ही नहीं है तो वो एडिक्वेट नहीं है, बात बताओ शेयर होल्डर्स को अगर ऐसा हुआ तो। बी से बोगस एंट्री कहीं पास नहीं ना कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में। सी से कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कहीं, कौन सा इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज वाला, बिलो कॉस्ट में तो सेल नहीं हुआ। डी से डिपॉजिट, लोन एडवांस को डिपॉजिट नहीं ना दिखा कर रखा ये लो बैलेंस शीट में। इससे एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस को चार्ज तो नहीं कर दिया पीएल अकाउंट में। एफ से फ्रॉड, फ्रॉड नहीं, मन में सोचना भाई, ध्यान रखना, मतलब शेयर्स अगर कैश में इशू को है तो नाम चेक करेंगे, फिक्टिटिव्स तो नाम नहीं है। ठीक है सर, कर लेंगे खत्म 143। नहीं भाई, एक छोटा सा चीज सिर्फ सुन ले, सिर्फ सुन ले भाई। आप सबसेक्शन 2 सिर्फ सुन लें, क्या हो सबसेक्शन 2। सर क्या होता है सबसेक्शन 2, देख भाई 1 तो वो था, सबसेक्शन 2 बोलता है ना 143 सबसेक्शन 2। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू रिपोर्ट या टू रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, किसमें, जनरल मीटिंग में, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। मतलब सर ये तो सर हम लोग का डेफिनेशन है सर, आप कभी फर्स्ट क्लास में ये सब पढ़ाते थे, याद कराए थे। हाँ भाई, लेकिन ये बात जो है, ये जो बात अभी हम आपको बोले, ये बात कहीं तो लिखना था ना, तो इस बात को वो लोग कहाँ लिखा पता है, इस बात को वो लोग लिखा है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में लिखे गया है। देखिए आज के क्लास में इतना ही। मेरा बहुत इच्छा है कि हम अंडर सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन है डिसक्वालिफिकेशन का रिवीजन कराएं। लेकिन बात क्या ना भाई, बहुत ज़्यादा जीबी लग जाएगा, फिर तुम नोट करने में आप लोगों को दिक्कत होगा। इसीलिए वीडियो को यहीं पर आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, रिवीजन भी करेंगे और 143 का नहीं सब सेक्शन 3 चल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को इंट्रोडक्शन का भी क्लास करते रहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो बाकी एक चैप्टर तो आज हो जाएगा, लेकिन बाकी चैप्टर पेंडिंग रह जाएगा। इंट्रोडक्शन करना जरूरी है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग पूरा कवर अप करके जाएंगे ऑडिट का एग्जाम देने के लिए। और हम लोग को प्रेजेंटेशन भी तो सीखना है, लिखने भी सीखना है, रिविजन भी करना है, तो कहीं से कुछ लूज मत छोड़ो।